दोस्तों, बैंकों की प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा फिर गरमाया हुआ है। 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था फाइनेंशियल एनालिटिक्स का जो व्यूज़ है, प्रिंट मीडिया के जो व्यूज़ हैं और जो हमारे को सूत्रों के हवाले से इंफॉर्मेशन मिली है, उसके बेसिस पर मैंने बताया था कि बैंकों की प्राइवेटाइजेशन होने वाली है और कौन कौन से बैंक प्राइवेटाइज हो सकते हैं। लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक कोई भी नहीं आई है। नीति आयोग ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजी है, उसमें भी वेग है बात कि कुछ बैंक कौन कौन से बैंक करे जाएं। पहले ये बात कह रहे थे ऑफिशियल सर्कल में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कि हम छोटे बैंकों को हाथ डालेंगे ताकि कम से कम क्लाइंट्स को, कम से कम कस्टमर्स को परेशानी हो। बाद में इन्होंने एक और आइडिया बनाया, एक बड़ा बैंक और एक छोटा बैंक करके करा जाए, तो इनका सारा आइडिया चेंज हो गया। तीसरा, इन्होंने एक और आइडिया बनाया कि 2 बड़े बैंक कर दिए जाएं, छोटे बैंकों को प्राइवेटाइज करने का कोई लाभ नहीं है, ताकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जो फंडिंग है, गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी फंडिंग के लिए उनको बड़ा बैंक चाहिए। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में बहुत थोड़े बैंक हैं, 5-6 प्राइवेट बैंक हैं। चाइना में भी ऐसे ही 5-6 बैंक काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो है गवर्नमेंट का इतने ज़्यादा फंडिंग कर सकते हैं, वो अमेरिका को तो छोड़ो, दूसरे कंट्रीज़ को भी लोन दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनके जो कितने ट्रिलियन डॉलर डिपॉजिट्स है। लेकिन इंडिया में ऐसे स्ट्रॉन्ग बैंक अभी तक नहीं बने हैं। एक तो एक्सचेंज वैल्यू, रुपी वैल्यू बहुत कम है। डॉलर के सामने, सऊदी अरब के दिनार के सामने जब बैंक खड़ा होता है तो उसकी वैल्यू बहुत कम रह जाती है। तो मेन पर्पस जो बिहाइंड प्राइवेटाइजेशन यही है कि इसको फंडिंग जो है वो ईज़िली हो सके, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कर सकें। और दूसरा है इसके पीछे, जब देखो 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने बैंकों को, प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया था, उसके पीछे लॉजिक यही था कि ये बड़े बड़े सिटीज़ में थे और बड़े बड़े औद्योगिक घराने को लोन देते थे। सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट, शहरों के जो छोटे बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन, थोड़ी छोटी इंडस्ट्री, इनको लोन मिलता था। रिमोट एरिया में, विलेज एरिया में, रूरल एरिया में बैंक की ब्रांचेस ही नहीं थी। एग्रीकल्चर लोन, क्रॉप लोन, फिर अपना खादों का लोन, कई तरह का लोन जो है किसानों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। नेशनलाइजेशन के बाद बैंक्स ने बहुत तरक्की करी, लाखों ट्रैक्टर का बैंकों ने फाइनेंस किए, कितने क्रॉप लोन फाइनेंस किए, कितने टर्म लोन फाइनेंस किए। तो ये सारी है। उसके बाद जन धन योजना आई, नोटबंदी आई, सरकारी बैंकों ने सारा कुछ संभाला और बैंक्स के एम्प्लाई ने, नेशनलाइज बैंक्स के एम्प्लाई ने प्राइवेट बैंक से भी ज़्यादा काम किया। कोरोना की एपिडेमिक के बीच, कोरोना की महामारी के बीच बैंकर्स ने बहुत काम करके दिखाया। रिस्क लेकर, जान की बाजी लगाकर, जान की कुर्बानी देकर भी उन्होंने काम किया। सैकड़ों बैंक कर्मचारी कोरोना की लपेट में आ गए। पूरे का पूरा रीजनल बिजनेस ऑफिस बंद होते मैंने देखा है, जिनको क्वारंटाइन किया गया। पूरी की पूरी ब्रांच का स्टाफ की डेथ हुई कोरोना के कारण। तो बहुत ट्रेजेडी हुई। जन धन योजना में 8,76,00,000 खाते 45 दिन के अंदर खोल कर दिखाए गए। आज हम देखते हैं कि 3 करोड़ हमारे हेल्थ वर्कर हैं और 18 करोड़ लोगों को इंजेक्शन लगा है। 3 करोड़ वर्कर्स ने 18 करोड़ लोगों को जनवरी से लेकर जून तक 18 करोड़, हाँ, इसका मतलब एक हेल्थ वर्कर ने 6 महीने में सिर्फ 6 इंजेक्शन लगाए हैं, जबकि बैंक्स ने 1 महीने के अंदर इतने करोड़ खाता खोल के दिखा दिया, जबकि एक खाता खोलने में कम से कम 45 मिनट से ज़्यादा समय लगता है। तो ये सोचने की बात है कि बैंक का जो काम है वो प्राइवेटाइज वर्कर से भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दुख की बात ये है कि 12 PSU पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और 26 प्राइवेट बैंक्स हैं आज की डेट में इंडिया में।
और जो उनका हमारा जो है नेशनलाइज्ड बैंकों का एनपी है वो 6 लाख करोड़ है, जबकि प्राइवेट बैंक्स का 2 लाख करोड़ है। और तीसरी बात ये है कि बहुत डाटा अलार्मिंग है, मैं वीडियो में दिखा भी रहा हूँ। उनका डिपॉजिट पिछले कुछ सालों में 17% से राइज होकर 29% डिपॉजिट हो गया है प्राइवेट बैंक्स का। इसका मतलब नेशनल बैंक्स का शेयर वो प्राइवेट बैंक्स ले गए हैं डिपॉजिट के मामले में। एडवांसेस के मामले में भी बहुत आगे हैं, बहुत बड़े बड़े फाइनेंस उन्होंने करे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को उन्होंने फाइनेंस करा है। तो चलो ये आज स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि बैंकों की प्राइवेटाइजेशन का कारण क्या है, गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है। और 4 बैंक जो हैं, मैं अभी उनका नाम भी आपको बताता हूँ जिनकी जो रिकमेंडेशन दी गई है, तो आज मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा, लेकिन बात यह है, दूसरी बात यह है कि जो बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं उनके लिए वीआरएस का भी स्कीम आ रही है। 1 साल का उन्होंने प्राइवेट बैंकों में 2 लाख करोड़ एनपी है उनका, 22 प्राइवेट बैंक हैं, 12 सरकारी बैंकों का एनपीए 6 लाख करोड़ है, प्राइवेट बैंकों का एनपीए 2 लाख करोड़ से भी कम है। और 4 बैंक जो हैं, बैंक ऑफ इंडिया 13.25%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.69%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 16.30% और इंडियन ओवरसीज बैंक 12.19%। ये 4 बैंकों में से किसी 2 बैंक को प्राइवेटाइज किया जा सकता है। इनका नाम अभी तक नहीं बताया है, तो इसलिए मैं भी आपको कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ न्यूज़, प्रिंट न्यूज़, मीडिया न्यूज़ के ऊपर बेस्ड है ये वीडियो। दिस इज़ नॉट कन्फर्म्ड न्यूज़। ये कल को कमेंट्स में नहीं लिखना कि अरोड़ा सॉल्यूशन अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़ देता है। जो सूत्रों के हवाले से न्यूज़ है, प्रिंट मीडिया की न्यूज़ है, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो न्यूज़ बता रहे हैं, जो एनालिसिस बता रहे हैं, उसके बेस पर ये वीडियो बनाई गई है। दूसरा है, वीडियो में गैप काफ़ी पड़ गया है, तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी ईमेल्स आ रही हैं कि अरोड़ा जी आप बैंकिंग छोड़ गए हो, बैंकिंग के में आपका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, आप बैंकिंग की बजाय वीडियो कुछ और डाल रहे हो। देखिए, यूट्यूबर हूँ मैं, तो मैंने व्यूअर्स के जो कमेंट्स हैं उसके बेस पर वीडियो बनानी होती है। किस बात पे वो कमेंट्स ज़्यादा आए हैं। तो कोरोना के बारे में, कोरोना हमारा कोई टॉपिक नहीं है, कोई बैंकिंग का टॉपिक नहीं है। इट हैज़ नो रिमोट रिलेशन विद बैंकिंग। पर कोरोना के बारे में 2 वीडियोस मैंने डाली हैं क्योंकि मेरे को व्यूज़ आए कि इसके बारे में कुछ बताइए, लोगों का डिमांड आई है। तो आप मुझे कोरोना की वीडियो बनाने में बहुत समय लगा, बहुत मेहनत लगी। इसी तरह फास्ट टैग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बारे में बनाई थी, डिफेंस के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो इसलिए जो जो टॉपिक हॉट होता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा आ जाती है, उसी टॉपिक का हम वीडियो बना देते हैं। तो आज तक कोई हॉट टॉपिक नहीं था बैंकिंग में, और कच्ची न्यूज़ देना, रॉ न्यूज़ देना, अनऑथेंटिकेटेड न्यूज़ देना हमारा काम नहीं है, क्योंकि अरोड़ा सॉल्यूशन इज़ ए मोस्ट ऑथेंटिकेटेड बैंकिंग चैनल इन इंडिया। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये यूट्यूबर वीडियोस में मान रहे हैं कि ऑथेंटिकेटेड चैनल जो है अरोड़ा सॉल्यूशंस है। तो ऐसा बात है, अपनी तारीफ़ करनी नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए कच्ची न्यूज़ हम नहीं लगाते हैं जी। काफ़ी न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, और नीति आयोग की जो रिकमेंडेशन है उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। आगे क्या होगा, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या डिसीजन करती है, आज के किसी का एतबार नहीं रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी कोई एतबार नहीं, कब ये ट्विस्ट कर जाए। रिजर्व बैंक के गवर्नर का कोई एतबार नहीं, किस टाइम ट्विस्ट कर जाए। अभी आप देखो, फैमिली पेंशन की जो अप्रूवल 22 नवंबर 11 को एग्रीमेंट साइन हुआ था, जुलाई 11 में फैमिली पेंशन को मान गए थे, उसके बाद 22/11 को एग्रीमेंट साइन हो गया था। और आईबीए ने 5 जनवरी 2021 को फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखा कि फैमिली पेंशन एग्री हो गई है, इसकी अप्रूवल दे दीजिए। लेकिन आज तक देखिए, आज 11 जून बीत गई है, तो अभी तक कोई अप्रूवल नहीं आई है। तो ये बहुत कोई एतबार नहीं है सरकार का, क्या करें, कितना टाइम किस बात के लिए लगाएंगे। यूएफबीयू जिसको करोड़ों रुपए हम चंदा देते हैं, करोड़ों रुपए का डिपॉजिट जिनको, वो भी कुछ नहीं कर रहे। फैमिली पेंशन के लिए उन्होंने एक भी स्ट्राइक कॉल नहीं दी है, एक भी प्रोटेस्ट करने का डेमोस्ट्रेशन नहीं बनाया है। वो करता है मरते मरे जीते जिए, हमने क्या लेना है, हमारे को तो चंदा मिल रहा है, हमने तो वर्किंग एम्प्लॉय से चंदा लेना है। उनकी बात करो, रिटायरीज़ को छोड़ दो, उनकी फैमिली पेंशन को छोड़ दो, हमने क्या लेना है। उनका जो एम है वो चंदे तक लिमिटेड है। चंदा आप दे रहे हैं, डर के मारे दे रहे हैं, जैसे मर्जी दे रहे हैं।
और मेरे पास यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन में हज़ारों लोग आ गए हैं। मेरे पास रोज़ मेंबर बनने के लिए कितनी रिक्वेस्ट आ जाती हैं, रोज़ रात को मैं रिक्वेस्ट क्लियर करता हूँ। लेकिन चंदे की बात वहाँ भी जब मैं करता हूँ तो वहाँ भी आधे आदमी, आधे से कम लोग तैयार हैं, आधे ना कर देते हैं, देना नहीं चाहते। तो इसलिए हर एक आदमी डर के मारे काम कर रहा है। तो देखिए प्राइवेटाइजेशन। दूसरी बात है VRS, बैंक कंप्लाइज के लिए जो बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है उनके एम्प्लॉइज़ के लिए एक अच्छी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS भी ऑफ़र की जा रही है। क्योंकि जिसको प्राइवेट को ये बेच रहे हैं ये बैंक, उसमें 1 साल का जॉब सिक्योरिटी का एग्रीमेंट गवर्नमेंट करने जा रही है। लेकिन 1 ईयर सिक्योरिटी इज़ नॉट ए गुड सिक्योरिटी। जब एयरलाइन 3 साल देती है, BPCL को ज़्यादा टाइम दिया गया है, तो इसलिए बैंक्स को भी ज़्यादा होप थी कि ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं है। तो इसलिए भाइयों VRS स्कीम निकाली है उन्होंने, ये बहुत गोल्डन हैंडशेक होगा, बहुत अच्छी स्कीम होगी और चांस है कि 20% एम्प्लॉइज़ बैंक छोड़ जाएंगे। तो बहुत अच्छी स्कीम जल्द ही आएगी, प्राइवेटाइजेशन से पहले या प्राइवेटाइजेशन के कुछ दिन बाद ये अनाउंस हो सकती है और काफ़ी एम्प्लॉइज़ निकल जाएंगे, क्योंकि बैंक की जो जॉब है वो बहुत अनसर्टन है, वेरी हार्ड है, चैलेंजिंग है और कंप्लेंट प्रोन हो चुकी है जॉब। और कंप्लेंट इज़ ए ग्रॉस मिसकंडक्ट 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में ये तो आपने पढ़ ही लिया है। कंप्लेंट जो ग्रॉस मिसकंडक्ट ट्रीट करी जाएगी, मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करी जाएंगी। तो इसलिए बहुत कलंकित होगी ये जॉब, तो इसलिए काफ़ी एम्प्लॉई छोड़ जाएंगे। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आज मैंने शेयर करना आपके साथ ठीक समझा। मुझे आशा है कि वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब का बटन भाइयों फ्री है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ सब्सक्राइब करने से कोई खर्चा नहीं होता है। इसका यही लाभ है कि मेरी अगली वीडियो जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।